आ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हिस्ट्री लेक्चरर दून क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हिस्ट्री लेक्चरर की सीरीज में हम जो है अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हुए जो हम पढ़ रहे थे सोर्सेस, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में जो है हम स्टडी कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, थोड़ा सा हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं आखिर हमने कहाँ ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट लेक्चर आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इवन इफ वो अगर रिकॉर्ड भी हो गया होगा फिर भी हम इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं पहले लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा कि थोड़ा सा जल्दी से हम देखते हैं क्या हम पढ़ रहे थे। हम जो है हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, जो आपका सिलेबस है लेक्चरर का, उसका हम पहले हम पढ़ रहे हैं पहला पेपर। ठीक, सिलेबस को दो पेपर्स में तोड़ दिया गया है। तो पहले पेपर में जो है एंशिएंट इंडिया को हम पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट इंडिया में जो है पहला यूनिट है आपका सोर्सेस। ठीक, सोर्सेस। ठीक, तो इस सोर्सेस को जब हमने परसों समझने की कोशिश की थी तो हमने इसका क्लासिफिकेशन, विभाजन किया था। तो हमने देखा था कि ये क्या है, एक तो हो जाएगा आपका पूरा तात्विक स्रोत, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों के अंदर जब हम देखने की कोशिश कर रहे थे तो हमने देखा था साहित्यिक जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों को हमने दो हिस्सों में देखा था, देसी और विदेशी। ठीक है, फॉरेन लिटरेचर और नेटिव लिटरेचर। एक फॉरेन लिटरेचर और नेटिव लिटरेचर में फिर हमने देखा था कि देसी जो साहित्य है उसको जो हमने किस तरीके से आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया था। तो इसमें हमने क्या किया था, देसी साहित्य को इसमें हमने देखा था धार्मिक साहित्य, और इसमें हमने देखा था नॉन रिलीजियस, मतलब गैर धार्मिक साहित्य। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे थे, हम इस जो हमने यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। धार्मिक साहित्य के अंदर ही हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें हम देख रहे थे ब्राह्मणिकल साहित्य। ठीक है, इसको हमने जब तोड़ा था तीन हिस्सों में, एक तो जैन और तीसरा हो जाएगा बौद्ध। इस तरीके से जो है हमने तीन हमारे पास धार्मिक स्रोत। तो इसी धार्मिक स्रोतों में हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मणवादी साहित्य, और जिसको हमने क्या तोड़ा था, दो हिस्सों में तोड़ा था ब्राह्मणवादी साहित्य को, जिसको हम क्या कह रहे हैं, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। ठीक है, तो यहीं से जो है हमने अपना दूसरा लेक्चर शुरू किया था। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ या अपलोड नहीं हुआ या स्ट्रीम नहीं हो पाया था। तो हम जो है यहीं से शुरू करेंगे अभी श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। ठीक है, ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य का जो है हमने कहा था कि ब्राह्मणिकल साहित्य या ब्राह्मणवादी जो भी साहित्यिक स्रोत हैं उसमें जो है श्रुति साहित्य किसे कहा जाता है, वैदिक साहित्य को। ठीक है, वैदिक साहित्य। ठीक, अब वैदिक साहित्य क्या है, वेदों पर आधारित लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देता है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में क्या आ जाएगा, वेद। अब वेद कितने हैं, चार वेद। और चार वेद जो है, वेदों का जो साहित्य है, वेद साहित्य को हम किस तरीके से देख रहे हैं तो वो भी हम समझते हैं। तो वैदिक साहित्य को जो है, हर वेद को चार हिस्सों में बांटा गया है, साहित्यिक
स्रोत के आधार पे। तो 4 हिस्से हैं हर वेद के। एक तो वह जो वेद को क्या करता है, जो ओरिजिनली वेद लिखे गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वैदिक संहिताएं, जो क्या है, 4 हैं, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो चारों के चारों जो ये वेद हैं, इनको जो है आगे इनकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशंस, इनकी व्याख्या दी गई है आगे, और फर्दर जो एक्सप्लेन किया गया है और 3 हिस्सों में। तो इस तरीके से हर वेद को जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, जो कि क्या है, साहित्यिक स्रोत है, जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसा आप देखेंगे कि पहला जो है, जिसको हम कहते हैं संहिता, दूसरा हो जाता है ब्राह्मण, तीसरा हो जाता है अरण्यक, और चौथा हो जाता है उपनिषद, ठीक है। इस तरीके से जो है हम हर वेद को चार जो है क्लासिफिकेशन करें, 4 उस हिस्सों में जो है हर वेद को बांटा गया है साहित्यिक स्वरूप। तो हर वेद के जो है, हर वेद की क्या होगी, वैदिक संहिता होगी। जैसे ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद संहिता, ठीक है, ऋग्वेद से ही रिलेटेड क्या होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, ठीक है, ऋग्वेद से ही रिलेटेड क्या होंगे, अरण्य ग्रंथ होंगे, और ऋग्वेद से ही संबंधित क्या होंगे, उपनिषद ग्रंथ होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है हर वेद को 4 हिस्से बनाए गए हैं, ठीक। अब सवाल आ सकता है आपके पास, असल में हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर 4 वेद क्या है और हर वेद में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हर वेद में, हर वेद किससे संबंधित है, किस चीज की साहित्यिक स्रोत की जानकारी देता है, उसमें क्या मेंशन है, क्या लिखा गया है। फिर हम उसके साथ देखेंगे कि आगे कि जो ये होते हैं, उन वेदों की जो संहिता है, उस वेद की जो ब्राह्मण है, उस वेद के जो अरण्यक है, उस वेद के उपनिषद है, उनमें क्या होता है, ठीक है। तो हम जैसे देखें ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बहुत बेसिक सा सवाल इस पर बनता है पेयर मैचिंग करने के लिए, कि हमें क्या है, पेयर्स को मैच करवाना है, तो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस वेद में क्या लिखा गया है, ठीक। तो जैसे मैं बात करूं वेद की, कि आखिर ऋग्वेद जो है क्या है, ठीक। तो जब मैं बात करूं ऋग्वेद क्या है, तो जैसे थोड़ा सा हम देखें कि आखिर वेद क्या है। वेद वो टाइम, वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के दौर के संबंध में आज से लगभग जो है 1520 ईसा पूर्व 1500 शताब्दी के इतिहास की जानकारी देता है, क्लियर, ठीक। वेद का अर्थ होता है, वेद जो है किससे बना हुआ है, संस्कृत धातु विद से। तो विद जो है, विद का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान या जानना, ठीक है। तो हमें पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ठीक। हर वेद के कितने अंग हैं, हर वेद के 4 अंग हैं, ठीक। हर वेद के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ओके, ठीक। ये इसके फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब जब हम बात करें कि ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में लिखे गए हैं सूक्त, किससे संबंधित सूक्त, ठीक है, यज्ञ संबंधित सूक्त, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋचाएं भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि कितनी है, 1028 जो है ऋचाएं लिखी गई हैं वैदिक साहित्य ऋग्वेद में, ठीक है, 1028 सूक्त, ठीक है। ये आपको ऋग्वेद के बारे में जो फैक्चुअल डेटा है, क्या आपको
क्या सवाल बन सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब ऋग्वेद में यज्ञ से संबंधित सूक्तों के बारे में लिखा गया है, सूक्त हैं। अब ये यज्ञ से संबंधित सूक्त किस चीज की जानकारी दे सकते हैं? हो सकता है हमें कि यज्ञ परंपरा के बारे में बताए, किसी राजा के बारे में बताए, राजा का राजनीतिक कर्तव्य बताए, ठीक है, उसका आर्थिक कर्तव्य बताए, उस दौरान समाज में चलने वाली व्यवस्थाओं के बारे में बताए, उस दौरान समाज की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताए। इस तरीके से हमें क्या पता चलता है? इतिहास का पता चलता है इन सूक्तों के माध्यम से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि सामवेद में क्या लिखा गया है। तो सामवेद जो है, सामवेद क्या है? सामवेद जो है सीधे डायरेक्ट ऋग्वेद से लिए गए सूक्तों को, ऋग्वेद से लिए गए जो सूक्त हैं वो क्या कर दिया गया है? लयबद्ध करके इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है? किसी तरीके से जो है संगीतमय करने के लिए इसको संगीतमय किया गया है, उन ऋचाओं को, संगीतमय ऋचाएं। ठीक है, किनको? उन्हीं ऋचाओं को जो किसके बारे में बता रही हैं? यज्ञ से संबंधित या कर्म कांड से संबंधित जो ऋचाएं लिखी गई। ओके, ठीक। अब हम थोड़ा सा देखें कि आखिर यजुर्वेद में क्या लिखा गया है। तो यजुर्वेद में जो है कर्म कांड से जुड़े हुए तथ्य जो है उनका विवरण लिया गया है। यजुर्वेद में क्या लिया गया है? कर्म कांड से जुड़े हुए तथ्य। यजुर्वेद में लिखा गया है कर्म कांडों पर आधारित तथ्यों का विवरण। जैसे कि किसी तरीके से कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं, कि आप इसमें बता दिया कि ये राजा को इस तरीके से यज्ञ करना है, ये वाला यज्ञ करके, ठीक है, टाइप्स ऑफ यज्ञस, यजनास। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यजनास जो क्या करते थे, अलग अलग मटीरियलिस्टिक भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए किए जाते थे। तो उन यज्ञों के बारे में मेंशन है कि इस यज्ञ को करके क्या मिल सकता है किसी राजा को, या राजा का क्या कर्तव्य है उस दौरान उस यज्ञ के लिए। ठीक है, और जब हम बात करें तो उन्हीं उन्हीं ऋचाओं को जो है लयबद्ध कर दिया गया सामवेद में। और जब मैं बात करूं कर्म, तो उन यज्ञों से रिलेटेड, यज्ञ संबंधित कर्म कांड से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, आखिर जैसे पूजा किस तरीके से करनी है या विधि क्या होगी, इस तरीके, इन सब चीजों का वर्णन है। कि यहाँ तो बता दिया गया कि यज्ञ कैसे होगा, क्या होगा, उससे संबंधित और सारी चीजें होंगी। इसमें बता दिया गया कि उसका क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से विधि होगी, किस तरीके से अनुष्ठान होगा, यज्ञ का अनुष्ठान की विधि जो है, उस कर्म, जो कर्म कांड हो कि इसमें ये चढ़ाना है, बलि करनी है, क्या करना है, ये सब चीजें जो है ज्यादातर जो है यजुर्वेद में हमें मेंशन मिलती है। ठीक, जब मैं बात करूं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद क्या है? न्यूएस्ट वेद है, नया वेद है। ठीक है, सबसे नया जो है इनमें क्या था, सबसे बाद में जिसकी रचना हुई है वो कौन है? अथर्ववेद। जिसमें क्या है? ऐसे सूक्त लिखे गए हैं, लोक धर्म व्यवहार, सोशल बिहेवियर। ठीक, ऐसे ही अक्सर क्वेश्चन बनता है, ये पेयर जो है इधर उधर, इनको क्या कर दिया जाएगा? मिस अरेंज कर दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि इनको अरेंज कीजिए। तो बहुत इजी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन बनता है कि लोक धर्म व्यवहार से संबंधित जो है सूक्तों का मेंशन, का वर्णन, ठीक है, या की रचना किस वेद में की गई है, तो आपको पता होना चाहिए अथर्ववेद में की गई है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसा शिक्षा हो गई, ठीक है, एजुकेशन हो गई, ठीक है, दीक्षा हो गई, हेल्थ हो गया, उपचार कैसे करना है, ठीक है, इत्यादि जो है का मेंशन हमें देखने को मिलता है अथर्ववेद में। ठीक, इसके अलावा जो है सामवेद का ही एक और पार्ट है। ठीक है, सामवेद का जो उपवेद है, जिसको हम क्या कहते हैं? गंधर्व वेद। ठीक है, जिसमें क्या लिखा गया है? गंधर्व वेद जो है, जो कि सामवेद का ही उपवेद है, जिसमें बताया गया है कि वाद्य यंत्रों को
ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के क्या तरीके हैं, वाद्य यंत्रों का मेंशन। ठीक है, ये तरीके। ठीक है, इस तरीके से जो है चार वेदों का में क्या क्या हमें मिलता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, यज्ञ की परंपरा, यज्ञ से संबंधित जो भी संबंधित सूक्त हैं वो लिखे गए हैं ऋग्वेद में, डायरेक्ट लिखे गए हैं, उनको संगीतमय कर दिया गया है, लयबद्ध कर दिया गया है, प्रॉपर एक चैनल मतलब जो है, ताकि उसको जो है गाया जा सके। ठीक है, और उसके साथ म्यूजिक को जो है ऐड कर दिया गया है सामवेद में। यजुर्वेद में उन्हीं यज्ञ से रिलेटेड जो कर्म कांड है, अनुष्ठान, पूजा, ठीक है, व्रत इत्यादि चीजों का मेंशन है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में जो है लोक धर्म व्यवहार है, सोशल बिहेवियर है कि इंसान जो है एक लाइफ सामाजिक व्यवहार में किस तरीके से रहना है, क्या शिक्षा होनी चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए, किस तरीके से जो है उसके अलावा जो है विवाह का क्या नियम होने चाहिए। ठीक है, दीक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए, शिक्षा किस तरीके से ली जानी चाहिए, इन सब का मेंशन हमें देखने को मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत छोटी सी चीज क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो चार वेद के जो चार अंग हैं, ठीक है, जो चार अंग हैं चार वेदों के, ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो मूविंग अहेड, व्हाट आई डिड। ठीक, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि संहिता क्या है। एक्चुअली जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो संहिता ही थी। ठीक है, पॉसिबली जो है आपका सवाल बन सकता है, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन जो है इन सब टॉपिक से बन सकते हैं। संहिता क्या है? तो संहिता जो है, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि चार वेदों के चार अंग हैं, तो जो पहला जो अंग है जिसको हम संहिता कह रहे हैं, जिसमें वेदों के बारे में किसी भी वेद का जो एक्चुअल राइटिंग है, जो एक्चुअल जो लिखा गया है वेद, जो वास्तविक लिखित प्रमाण है वेद का, वो है संहिता। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में ऋग्वेद संहिताएं, कि इसमें जो है ऋग्वेद संहिता क्या है, जिसमें 1028 सूक्तों के बारे में लिखा गया है, जो यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। सामवेद जो है उनको लयबद्ध कर दिया गया है, यजुर्वेद में कर्म कांडों की व्याख्या किए गए यज्ञ से रिलेटेड, और अथर्ववेद जो है लोक धर्म व्यवहार से संबंधित सूक्तों के बारे में बता रहे हैं। अब फर्दर क्या है आगे, कि ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य क्या होगा। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य क्या बता रहे हैं, तो ब्राह्मण साहित्य जो है वो बता रहे हैं कि वेदों से जुड़ी हुई जो संहिताएं हैं उनकी जो व्याख्या है वो कौन दे रहा है, ब्राह्मण साहित्य दे रहा है, जिसमें यज्ञ से जुड़े हुए कर्म कांडों का डिस्कस किया गया है। ठीक, क्या कह रहा हूं मैं, कि जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, संहिताओं की व्याख्या, इन्हीं संहिताओं की, जो ऋग्वेद है एक्चुअल में जो वेद है, उनकी क्या करी गई है, फर्दर व्याख्या, इंटरप्रिटेशंस दी गई हैं। जो वेद, जो संहिताओं में लिखा गया जो कर्म कांड है, कर्म कांडों की व्याख्या की एक्चुअल में जो हम वो कर्म कांड कर रहे हैं, कि किसी यज्ञ को करने की परंपरा यह है, किसी यज्ञ को जो है इस तरीके से किया जाता है कि इसमें ये बलि होगी, इसमें ये तरीके अपनाए जाएंगे, उन कर्म कांडों की जो व्याख्या है वो कौन कर रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि यज्ञ से जुड़ी हुई जो भी क्या है कर्म कांड है, उनकी विवेचना, उनका जो डिस्कशन है, उनकी व्याख्या कौन कर रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ। अब मैं जब बात करूं अरण्यक की, तो अरण्यक क्या है, उन कर्म कांडों की, इन कर्म कांडों की क्या है, दार्शनिक विवेचना। किसकी, कर्म कांडों की, कर्म कांडों की दार्शनिक विवेचना। ठीक, जो कर्म कांडों का
ऋग्वेद से रिलेटेड जो कर्मकांड है, संहिताओं में जो कर्मकांड लिखे गए हैं, उनकी व्याख्या कौन दे रहा है? ब्राह्मण ग्रंथ। और उन ब्राह्मण ग्रंथों में जो कर्मकांड लिखे गए हैं, उन कर्मकांडों की दार्शनिक विवेचना, ठीक है, या दार्शनिक जो अभिव्यक्ति है वो कौन है? वो अरण्य ग्रंथ है। ठीक है, यज्ञ से जुड़े हुए, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, दार्शनिक विवेचना या अभिव्यक्ति इसमें व्यक्त हुई है अरण्य ग्रंथों में। किसकी? यज्ञ के कर्मकांडों से, यज्ञ के कर्मकांडों में। आप समझ रहे हो ना, कर्मकांडों का मतलब जो रिचुअल्स हैं, जो उसमें फॉलो किए जाते हैं, उसकी दार्शनिक अभिव्यक्ति कौन दे रहे हैं? अरण्य ग्रंथ। ठीक है, अब उपनिषद क्या है? उपनिषद डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये भी है दार्शनिक विवेचना, बहुत हाई लेवल की दार्शनिक विवेचना। उपनिषद जो है भारतीय दर्शन का आधार क्या है? एक वन ऑफ द जो है ओल्डेस्ट दर्शन जो है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट दर्शन जो क्या है? उपनिषद बेस्ड दर्शन। उपनिषदों पे ही आधारित जो दर्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर मीमांसा। ठीक है, मीमांसा जो दर्शन है, जिसको हम दो भागों में, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में तोड़ते हैं, और बाद में इससे क्या निकलता है? वेदांत दर्शन। ठीक है, जो शंकराचार्य जो है 8वीं शताब्दी में दुनिया के सामने लाते हैं। ठीक है, अद्वैत वेदांत। ठीक है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। उपनिषद जो है क्या है? दार्शनिक विवेचना है। ये भी दार्शनिक विवेचना है, बट ये किसकी? यज्ञों के कर्मकांडों की। और ये क्या है? यज्ञों की, यज्ञों की दार्शनिक विवेचना। ठीक है, आई होप कि आप जो है इसमें डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि ठीक है, क्या यज्ञ से जुड़े हुए जो भी दार्शनिक विचार हैं, ठीक है, यज्ञों की दार्शनिक विवेचना, जैसे यज्ञों से जुड़े हुए विचार, यज्ञों से संबंधित जो हैं विचार हैं, जैसे कौन से विचार? आपको पता होगा कि उपनिषदों में किन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है? कि आत्मा, ठीक है, ब्रह्म, जगत, ठीक है, शरीर, ब्रह्मांड, ठीक है, यूनिवर्स क्या है, आत्मा क्या है, ठीक है, जगत क्या है, शरीर क्या है, ये सब चीजों के संबंधित विचार जो यज्ञों में लिखे गए हैं। यज्ञों में जब इन चीजों को मेंशन होंगे तो इन सब चीजों का दार्शनिक विवेचना, ठीक है, का दार्शनिक जो व्याख्या है वो कौन देते हैं? उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, और जो ये अरण्य ग्रंथ है दार्शनिक विवेचना अभिव्यक्ति करते हैं उन कर्म कांडों की जो यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, आखिर में यज्ञ क्यों किए जाते थे? किसी भौतिकवादी उन्नति के लिए, ठीक है, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, धन संपन्नता वैभव पाने के लिए यज्ञ किए जाते थे। अब जब वो यज्ञ किए जा रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है? भौतिकवादी चीजें मिल रही हैं। बट उसके अलावा जो है उपनिषद क्या बोल रहे हैं कि वो सिर्फ भौतिकवादी चीजों की नहीं, बल्कि दार्शनिक, अब वो भी है उसका दार्शनिक क्या है? उसका दार्शनिक फल भी है। या हम कह सकते हैं कि वो जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो सिर्फ भौतिकवादी चीजों के लिए नहीं, बल्कि उसकी एक दार्शनिक अभिव्यक्ति भी है कि हम जो है अपनी आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्मांड, इन सब चीजों को समझ सकते हैं यज्ञ के रिचुअल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे आई होप कि जो ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं, ये चार क्या हैं? भाग हैं वेदों के। ठीक है, तो ऋग्वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, पहले में जो है संहिताओं के बारे में डायरेक्ट मेंशन किया गया है, फिर उनसे रिलेटेड जो कर्मकांड है उनकी व्याख्या जो है ब्राह्मण ग्रंथ देते हैं। उसके अलावा जो है अरण्य ग्रंथ जो है उन कर्मकांडों की दार्शनिक अभिव्यक्ति देते हैं, और यज्ञ से जुड़ी हुई दार्शनिक अभिव्यक्ति कौन देते हैं? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद के बारे में आपको पता है कि बहुत सारे उपनिषद हैं, लगभग जो है 108 जो है माना गया है, 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 13 जो क्या थे? बेस थे, फंडामेंटल थे, मूल। ठीक, ठीक है, इसके अलावा जब मैं बात करूं कि संहिता के, जैसे ऋग्वेद जो संहिता है, ऋग्वेद संहिता का ऋग्वेद संहिता के बारे में जब बात करूं तो मंडल 2 to 7, 2 से 7 क्या है? ओल्डेस्ट क्या है बोलूंगा मैं? प्राचीनतम वैदिक साहित्य है, ओल्डेस्ट वैदिक साहित्य।
कौन है ओल्डेस्ट वैदिक साहित्य? ठीक है, मंडल 2 to 7, दूसरा से सातवां भाग जो है ऋग्वेद का। ठीक है, के अलावा जो है ऋग्वेद के कितने भाग है? 10 मंडल हैं। तो जो पहला, ठीक है, 8वां, 9वां और 10वां है, ये किसके भाग हैं? उत्तर वैदिक साहित्य के। ठीक, इसके अलावा उत्तर वैदिक साहित्य में क्या आता है? इसके अलावा उत्तर वैदिक साहित्य का जो हिस्सा है वो बाकी के 3 वेद हैं। सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साथ में ऋग्वेद का पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल, ये सब जो है उत्तर वैदिक साहित्य का हिस्सा है। जबकि दूसरा से 7वां मंडल जो है प्राचीनतम वैदिक साहित्य है, जो कि वैदिक काल का हिस्सा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वैदिक साहित्य। और इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक साहित्य। इसी के आधार पर जो है वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक काल, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम जो है लिटरेरी सोर्सेज के बेस पे ही ऋग्वेद को जानते हैं, इसलिए उसका काल विभाजन भी लिटरेरी सोर्सेज पे कर रहे हैं, ध्यान रहे बात। ठीक, अब हम जो है इसके अलावा जो है हम थोड़ा सा अब क्या बात करते हैं, वेदों से ही रिलेटेड, कुछ छूट न जाए हमारे पास, एक छोटी सी चीज होती है वेदों से ही संबंधित, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वेदांग। अब वेदांग क्या है? वेदांग जिनकी जो है रचना कंपाइल्ड इन बिटवीन 600 BC, ठीक है, ठीक है, आज से लगभग 600 शताब्दी ईसा पूर्व आसपास जो है इनकी रचना हुई है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो वेदांग क्या है? तो वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए, वेदों की को वेदों को समझने की, वेदों को समझने की सहायक रचनाएं। ठीक है, तो वेदों को समझने की जो सहायक रचनाएं हैं वो क्या हैं? वेदांग है। ठीक है, अब समझने की मतलब कि वेदों का उच्चारण, वेदों में जो सुक्तियां लिखी गई हैं उनका उच्चारण कैसा हो, ठीक है, उसका व्याकरण क्या है, ठीक है, ये ऐसी चीजें, और उसकी व्याख्याएं क्या है, इन सब चीजों से रिलेटेड जो वेदों के बारे में उच्चारण, व्याकरण, व्याख्या करें, उन पाठ को जो है, उन संबंधित ग्रंथों को हम क्या कह देते हैं? वेदांग कह देते हैं, जिनकी रचना जो है वेदों के उत्तर वैदिक काल के भी बाद जो है 600 BCE, लगभग आज से 2600 साल अराउंड जो है इनकी रचना हुई मानी जाती है। ठीक है, तो वेदांग जो है थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 6 वेदांग है। ठीक है, क्या क्या है? जैसे कि निरुक्त। ठीक, 6 वेदांगों को जब आप देखोगे तो क्या है? निरुक्त है, शिक्षा है। अभी मैं थोड़ा सा इनको बारे में देखूंगा, हल्का सा जो है इनके बारे में हम जानेंगे क्या क्या है 6 वेदांग। ठीक है, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, कल्प, व्याकरण, ठीक, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, 6 चीजें बोली हैं। क्या है? शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। तो 6 चीजें जो है, 6 हैं, 6 वेदांग के जो है 6 पार्ट हैं। अब ये क्या है? वेदों को ही समझने की सहायक रचनाएं हैं। ठीक है, कि वेदों को हम किस तरीके से सही समझे, उनकी व्याख्या किस तरीके से की जाए। जैसे कि मैं जब बात करूं शिक्षा, तो शिक्षा में क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो है स्वर जो है लिखे गए हैं, स्वर जो विज्ञान है वेदों में, उससे संबंधित क्या क्या जो है वेदों को हम पढ़ रहे हैं, उच्चारण करने का क्या तरीका होगा। ठीक है, व्याकरण आप समझ रहे हो कि वेदों में क्या संबंधित व्याकरण है, वेदों के संबंधित जो लिखी हुई संस्कृत है उसकी व्याकरण। निरुक्त जो है, निरुक्त का मतलब होता है
व्युत्पत्ति, कि आखिर ओरिजिन कैसे हुआ है वैदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य के ओरिजिन से संबंधित जो है ये सब साहित्यिक स्रोत जो है इस साहित्य का व्युत्पत्ति के संबंध में। छंद जो है आपको पता है, छंद क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, किस तरीके से जो है छंदों का उपयोग किया गया है वैदिक साहित्य में, ठीक है। और इसके अलावा जो है जब आप बात करेंगे कल्प, तो कल्प क्या होते हैं, कल्प आप देखोगे, कल्प जो है अनुष्ठान जो है किस तरीके से किए गए हैं या किए जाते हैं, किए जाएंगे, ये बताया गया है। ये इस चीज की और व्याख्या कौन देता है, कल्प, ठीक है। कल्प जो है, कल्प सूत्र भी जिसे कहा गया है, जब आप पढ़ेंगे धर्म सूत्र में, धर्मशास्त्र जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कल्प सूत्र जो है यही है, अनुष्ठानों से संबंधित व्याख्याएं जो वैदिक ग्रंथों की व्याख्या है, ठीक है। ज्योतिष आपको पता है कि खगोल विज्ञान, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जो है चीजें लिखी गई हैं, इसमें वैदिक साहित्य में। तो वेदांग क्या है, वेदांग जो है वेदों से संबंधित जो है रचनाएं हैं, जो वेदों को समझने में सहायता देती हैं कि उसका व्याकरण कैसा है, उसमें छंद क्या यूज किए गए हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें जो अनुष्ठान है वो कैसे किए जाएंगे, उसका उससे रिलेटेड जो खगोल विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी है, उसकी व्याख्या की गई है। ये सब चीजें हैं वेदांगों में, ठीक। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, वैदिक साहित्य से संबंधित, ठीक। अब कुछ एक दो फैक्ट हैं जो आपके पास शायद एग्जाम में आ जाए, जैसे कि वेदों से संबंधित कुछ क्या है, कुछ लाइंस ली गई हैं, ठीक है, कुछ पंक्तियां होती हैं जिनको हम यूज करते रहते हैं। जैसे कि हम G20 समिट हुई थी अभी 2000 आई थिंक 2020-21 के अराउंड। तो जब G20 समिट हुई थी तो उसमें एक लाइन जो है बहुत यूज की जा रही थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो जो वसुधैव कुटुंबकम जो लाइन है वो जो है वैदिक साहित्य, ठीक है, ये श्रुति जो साहित्य है काही से ही ली गई है, जो कि भारत की क्या है, संसद के, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट जो है भारतीय संसद के प्रवेश द्वार पे लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि लिया गया है कहाँ से, उस उपनिषद उपनिषद में से ही एक क्या, महाउपनिषद, ठीक है। कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, उपनिषद का महाउपनिषद, महाउपनिषद से जो है ये लाइन ली गई है। आपके एग्जाम में जो है ये सवाल बन सकता है। इसके अलावा जब आप देखोगे कि अतिथि देवो भव, ठीक, ये लिया गया है तैत्तरीय उपनिषद। मैंने आपको बताया था कि उपनिषदों के बहुत सारे हिस्से हैं, लगभग 108 जो है उपनिषद जो है माने गए हैं, उसके अलावा भी जो है और भी संबंधित उपनिषद हैं। तो उन सब से इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है, जैसे कि अतिथि देवो भव, जो कि एक बहुत जो है फेमस लाइन है, जिसको कहाँ से लिया गया है, तैत्तरीय उपनिषद से, ठीक। इसके अलावा जैसे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप कहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ठीक है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है, जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अशोक के जो अशोक स्तंभ है उसकी लाइन पर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक भी है, ठीक है, सरकार का, जिसको हम क्या कहते हैं, सत्यमेव जयते, ठीक। सत्यमेव जयते जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, मंडूक उपनिषद, ये क्या है, राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारा पर लिखित, ठीक है। अशोक ने भी जो है इन लाइंस का यूज किया था एम्बलम पे, अशोक का जो एम्बलम हुआ करता था, जो कि क्या है, शोक स्तंभ जैसे हम कहते हैं, जो सिंह स्तंभ है उसके नीचे जो है लाइन लिखी होती है सत्यमेव जयते, ठीक है। आपने कॉइन्स पे भी ये देखा होगा, ठीक है, छोटे जो कॉइन्स होते हैं 1 रुपए 2 रुपए के सिक्कों पे आप अक्सर ही देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ है, मंडूक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है अतिथि देवो भव, और महा उपनिषद से लिया गया है क्या, सुधैव कुटुंबकम, ठीक।
अब हम स्लाइड बदलते हैं। तो ये कुछ वेदों से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो आपको जरूरी थे पता होने। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हमने अभी तक देखा था, थोड़ा सा हम जो है, मैं आपको पीछे ले जाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे, जहाँ यहाँ पे हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे थे? श्रुति साहित्य। तो श्रुति साहित्य में क्या देखा हमने? वैदिक साहित्य, वेदों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं, मतलब वेदों से संबंधित उसके कुछ इंपॉर्टेंट अंग, ठीक है, उसके प्रकार, ईटीसी एक्स्ट्रा एटसेट्रा वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो है, अब जो है यही श्रुति साहित्य जो है क्या है, किसका हिस्सा था? ब्राह्मण साहित्य का, ठीक है। किसका हिस्सा था ये? ब्राह्मण साहित्य का। तो अब हम श्रुति साहित्य के अलावा जो है ब्राह्मण साहित्य का दूसरा हिस्सा क्या है? स्मृति साहित्य, ठीक है। अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। तो हम जैसे देखें तो जिसको हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, ठीक है, तो हमने क्या देखा था? श्रुति, स्मृति, ठीक है। तो श्रुति साहित्य में हमने देखा वैदिक साहित्य। अब हम क्या देखेंगे? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य को जो है तीन मेन हिस्सों में जो है तोड़ा गया है, या इसके अलावा भी हम देखेंगे आगे। तो स्मृति जो साहित्य है वो है क्या एक्चुअल में, ठीक। स्मृति साहित्य जो है तीन हिस्से, जो है मेजर हिस्से, तीन भागों में डिवाइड किया गया स्मृति साहित्य को। श्रुति का, अब जैसे श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य में क्या डिफरेंस है? श्रुति मतलब होता है बाई लिसनिंग, ठीक है, सुन के जो ट्रांसफर किया गया साहित्यिक स्रोत है, सुन के, ठीक है। वेदों को जो है, वेदों की रचना जो बहुत बाद में जाके हुई है, 1500 ईस्वी के 1500 बीसीई, जो कि मैक्स मूलर ने जो डेट दी थी 1500 बीसीई के आसपास कंपाइलेशन हुआ था इसका। और रिटर्न जो लिखा गया है बहुत बाद में जाके लिखा गया है। कंपाइलेशन मतलब बोल बोल के जो है इसको कंपाइल किया गया था 1500 बीसी के आसपास, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड भी। श्रुति साहित्य हो गया। स्मृति साहित्य क्या हो गया कि मेमोरी के फॉर्म में जो है याद करके जो ट्रांसफर किया गया साहित्य है, जैसे कि कहानी, कोई कथा, या इस तरीके से कोई चीज है, तो उसको हम स्मृति साहित्य बोल देते हैं, जो मेमोराइज रह जाता है सोसाइटी में, ठीक है। तो इसमें जो है मेन जो है तीन हिस्सों में जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होता है? एपिक्स। एपिक्स जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गाथाएं, ठीक है। दूसरा जो इसका हिस्सा है स्मृति साहित्य का, उसमें आ जाता है पुराण। और तीसरा जो हिस्सा है इसमें आ जाता है धर्मशास्त्र। ये तीन मेजर हिस्से हैं स्मृति साहित्य के। ब्राह्मणवादी साहित्य के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? स्मृति साहित्य। उसमें हम तीन जो हिस्से तोड़े हैं, एपिक्स मतलब महागाथाएं, पुराण और धर्मशास्त्र। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जैसे महागाथाएं, तो इसमें हम आपको जैसे हम देखेंगे क्या? महाभारत और रामायण, ठीक। तो जैसे महाभारत, तो महाभारत और रामायण के क्या है? दक्षिण और उत्तरी दो दो संस्करण है, ठीक है, दोनों के, रामायण और महाभारत के, ठीक है। अब इनकी जो रचना है, दोनों की जो रचना का जो टाइम पीरियड माना जाता है 400 बीसीई टू 300 बीसीई, लगभग लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है, बट माना जाता है कि लगभग 1000 सालों के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1000 सालों के कालांतर में, ठीक है, 1000 सालों के टाइम फ्रेम में जो है रचना हुई है किसकी? महाभारत और रामायण की, ठीक है। धीरे धीरे जो है इनके कहानियां जुड़ती गई और तब जाके एक बड़ी कहानी बड़ी, ठीक है। अब जब हम रामायण की थोड़ा सा बात करें, तो इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है कि रामायण के जो है हमें क्या मिले हैं? अलग अलग संस्करण मिले हैं, ठीक है। जैसे कि जो संस्कृत की सबसे ओल्डेस्ट रामायण है, किसने लिखी थी? जिसको हम क्या कहते हैं? वाल्मीकि ने लिखी हुई रामायण, वाल्मीकि रामायण, ठीक। उसके अलावा हमें देखने को मिलती है पाली में लिखी गई रामायण, फिर हमें देखने को मिलेगी प्राकृत में लिखी हुई रामायण, उसके अलावा हमें देखने को मिलेगी तमिल में लिखी गई रामायण, ठीक है। उसके अलावा हमें देखने को मिलेगी अवधी में लिखी हुई रामायण, ठीक है। तो रामायण जो है, इससे सवाल बनने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है।
अब जैसे पाली है, तो पाली में जो रामायण का जो संस्करण मिला है उसे हम क्या कहते हैं, दशरथ जातक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्राकृत में जो मिला है उसको हम विमल सूरी, ठीक है, जो एक जैन कहते हैं विद्वान थे, जिन्होंने क्या लिखी है, पौमचर्यु। क्या नाम है, पौमचर्यु। ठीक है, तमिल में जो है कम्बन ने लिखी हुई रामायण है। कम्बन जिस रामायण का नाम क्या है, इरामावतार। ठीक, इरामावतारम। और अवधि में जो है आपने सुना है क्या, रामचरित मानस। ठीक, इस तरीके से जो है 4-5 संस्करण है हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज में रामायण के। संस्कृत में जो वाल्मीकि रामायण, पाली में लिखा हुआ दशरथ जातक। ठीक है, जैन संस्करण जो है विमल सूरी ने लिखा है पौमचर्यु। तमिल में लिखा है कम्मन ने ई रामावतारम। और अवधि में जो है 15th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है रामचरित मानस। ठीक है, बाई तुलसीदास। ठीक, तो ये हैं अलग अलग रामायण के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है स्मृति साहित्य में। जब हम क्या देख रहे थे, गाथा, और गाथा के अंदर क्या देख रहे थे, रामायण। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं पुराण। तो पुराण के बारे में आपको पता है, पुराण क्या है, 18 क्या है, 18 महापुराण हैं। और उनके भी क्या है, सब पुराण हैं, उपपुराण है। ठीक है, अब हमें ये नहीं ज्यादा जाना है कि हमें धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं तो धार्मिक साहित्य में हम ये नहीं कि अब 18 पुराण हम जो है याद करने लग जाएंगे। ठीक है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि अलग अलग टाइप के पुराण हैं, जैसे शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है। ठीक है, बहुत सारे भागवत पुराण है। तो पुराणों का जो कंपाइलेशन है, माना जाता है कि लगभग जो है 1000 BCE से लेके 1000 कॉमन एरा के बीच में पुराणों की रचनाएं होती गई है। ठीक है, जैसा कि आप देखोगे भागवत जो पुराण है 10th सेंचुरी में पूरी तरीके से कंपाइल हुआ था। ठीक है, भागवत पुराण। ठीक है, जो किस पे आधारित है, कृष्ण जो है उनसे संबंधित, उनकी घटनाएं, उनसे जीवन संबंधित घटनाओं का कंपाइलेशन जो है भागवत पुराण में हुआ गया है, या विष्णु और ठीक है से संबंधित जो रचनाएं। ठीक, तो इस तरीके से पुराणों की कंपाइलेशन हुई। अब पुराण क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत, या एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेस में क्या महत्वता है पुराणों की। ठीक, तो क्या महत्ता है पुराणों की, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, माना जाता है कि वैसे जो है, अगर आप ठीक है, तो माना जाता है कि वेदों की रचना जब होने लग गई थी, वेदों का जो कंपाइलेशन हुआ था 1500 BCE के अराउंड, तब से लेके जो है आज तक, सॉरी मतलब लगभग 500 कॉमन एरा तक कंपाइलेशन हुआ है पुराणों का। साथ में जो है हमें 10th सेंचुरी में भी पुराणों की रचना हुई देखने को मिलती है, जैसे कि भागवत पुराण। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा है, मैं डेट का आइडिया दे रहा हूँ, आप एग्जाम के लिहाज से, खासा लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिटिकल पेपर तो है नहीं, आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। तो ठीक है, तो अब इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जब हम पुराणों के बारे में डिस्कस करने की जब हम देखते हैं, तो पुराण आखिर में है क्या, बताते हैं। तो पुराणों का जो है 4 थीम है। पुराणों की थीम क्या है, विषय वस्तु। ठीक है, पुराणों की जो विषय वस्तु है, जो थीम है, वो 4 चीजों पे आधारित है। 4 इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, अब वो 4 चीजें क्या है, वो है पुराणों, जैसे कि हिंदुइज्म या ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है, इसमें हमें देखने को मिलता है टाइम का साइक्लिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, वृत्ताकार फॉर्म में जो है टाइम को बताया गया है कि समय जो है वृत्त जो है सर्कल फॉर्म में चलता है, आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, लीनियर नहीं है। जब हिस्टोरिकल राइटिंग की शुरुआत हो गई, जब इतिहास लिखना शुरू हो गया था, लगभग आज से यूनानी इतिहासकार, जिनको हम क्या कहते हैं, जो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, उन्होंने लीनियर हिस्ट्री लिखने की कोशिश करी। टाइमलाइन को आगे बढ़ाते 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 जो है लिखते गए,
बट ब्राह्मणिकल रिलीजन या और रिलीजन में भी टाइम की जो है क्या है, साइक्लिक व्याख्या की गई है कि समय जो है शुरू होता है फिर वहीं पे आ जाता है। वही साइक्लिक व्याख्या जो हमें बताता है टाइम पुराण, ठीक। और उसी पे संबंधित जो है इसकी थीम है, उसी से संबंधित जो है इसकी क्या है, तो इसमें जो है बताया गया है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित, ठीक। तो सर्ग जो है क्या है, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, वंशानुचरित है। ये जो 5 चीजें हैं ना, इन्हीं से संबंधित ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किस लिहाज से, हिस्टोरिकल डेटा के लिहाज से, या मतलब ऐतिहासिक स्रोतों के लिहाज से, ऐतिहासिक अध्ययन की जब हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं पुराणों के थ्रू, तो 5 जो है विषय वस्तु जो है इंपॉर्टेंट, ठीक। और जो है एक और इंपॉर्टेंट जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, मनवंतर। अब सर्ग क्या है, सर्ग जो है, सर्ग हमें बताता है संसार की सृष्टि। इस टाइम जो है संसार का जो निर्माण, यूनिवर्स है किस तरीके से बना, यहाँ से शुरू होके, फिर यहाँ से शुरू होके और यहीं पे जो है खत्म हो गया, तो ये है सर्ग, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, संसार का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण, ठीक है। प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग मिलता है कि जब एक बार जो है ब्रह्मांड जो बनता है और दोबारा जो है खत्म हो जाता है, तो रीफॉर्मेशन, दोबारा से रीफॉर्म कैसे होता है। पहला जो हो जाएगा फॉर्म बनना, फिर उसका दोबारा बनना, ठीक है। और फिर जो मनवंतर जो होता है, मनवंतर एक क्या है, यूनिट है टाइम को डिफाइन करने की, ठीक है। तो टाइम को जो डिफाइन करने को एक तरीके से जो है हमें देखने को मिलता है पुराणों में, जिसको क्या बोलते हैं, मनु का युग, ठीक है। जैसे कि आपको जो है ब्राह्मणिकल रिलीजन में 4 युगों का मेंशन में देखने को मिलता है, त्रेता युग, द्वापर युग, ठीक है। इस तरीके से 4 जो युग हैं, कलयुग, तो इन युगों में क्या होता है, में मनु जो होता है, हर युग का क्या होता है, एक मनु होता है, हेड जो होता है, मुखिया जो होता है, वो एक मनु होता है। तो इस तरीके से जो है उन युगों का बनाए, उन युगों को कंपाइल करके बनाया गया है मनवंतर, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया इसका होना चाहिए कि पुराणों की जो विषय वस्तु है क्या संबंधित है। वंश और वंशानुचरित क्या है, राजाओं और वंशाओं की, राजाओं की वंशावलियां, राजाओं या शासकों के बारे में जो है डिटेल में जो है में कौन देता है, वंश और वंशानुचरित, जो कि पुराणों में है। इसीलिए जो है पुराण इंपॉर्टेंट है कि पुराण क्या देते हैं हमें, ठीक है। एक तो टाइम की साइक्लिक फॉर्म देते हैं, चक्रीय व्याख्या देता है समय की, दूसरा जो है हमें बताता है कि जो है पुराणों में जो है प्राचीन इतिहास या प्राचीन शासकों की, प्राचीन जो डायनेस्टीज हैं उनकी क्या दी गई है, वंशावलियां दी गई है, तो हमें राजनीतिक इतिहास का पता चलता है, ठीक है। साथ में जो है पुराण की जो कहानियां हैं, हमें उस दौरान की सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का पता चलता है। और साथ में हमें क्या देता है पुराण, साथ में हमें बताता है उस दौरान का धर्म और दर्शन का विकास। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज देता है पुराण में, क्या हमें बताता है, ज्योग्राफिकल टाइम लाइनिंग, मतलब हमें जो है भौगोलिक इतिहास की समझ भी पुराण देता है। पुराणों में जो है बहुत सारा भौगोलिक इतिहास है, उस दौरान की नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान की व्याख्या की गई, ठीक है। इसीलिए जो है पुराण जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज अ हिस्टोरिकल सोर्स, ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। तो अब हमने स्मृति साहित्य में क्या देखा, गाथा, पुराण। अब हमें एक टॉपिक बचता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र जो है सामाजिक कानून, नियम संबंधी साहित्य या ग्रंथ, ये हैं धर्मशास्त्र। कि समाज में जो है किस तरीके से नियम और कानून जो होने चाहिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम देखने तो उससे संबंधित जो है रूल बुक, ठीक है, सेट ऑफ गाइडलाइन, एक तरीके से कि हमें जो है इस तरीके से नियम कानून बनाए ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। लॉ एंड ऑर्डर हम एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि आज जो है हम क्या बनाते हैं, अपना संविधान बनाते हैं, फिर हम उसमें लॉ एक्ट, ये सब चीजें जो है आती हैं, कानून, नियम, विनियमन, ये सब चीजें उस प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें तो धर्मशास्त्र जो है इन ऐसे ग्रंथों या ऐसे किताबों, ऐसी
सोर्सेस को हम क्या किस कैटेगरी में डालते हैं, धर्मशास्त्र, जो कि स्मृति साहित्य का हिस्सा है। ठीक है, तो धर्मशास्त्र जो है क्या है, धर्म की समाज में जो है किस तरीके से आचरण होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक कानून नियम संबंधित जो है साहित्यिक ग्रंथ है कि जो है समाज का आचरण कैसा हो। समाज का आचरण जो है किस तरीके का होना चाहिए, समाज का आचरण की व्याख्या की गई है धर्मशास्त्रों में। अब धर्मशास्त्रों को जो है 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला तो ये है स्मृति साहित्य जो है, दूसरा जो है पुराण है, तीसरा जो है धर्मशास्त्र है। ठीक है, इसको भी जो है 3 हिस्सों में तोड़ के देखा जाता है कि जो कानून नियम समाज में किस तरीके से होने चाहिए से संबंधित जो है जो साहित्य है वो क्या क्या है। ठीक, तो इसको भी जो है 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, 3 जो है डिवीजन किए गए हैं इसके। तो इसमें जो है मेन जो है पहले कहा जाता है धर्मसूत्र। ठीक है, दूसरा जो है उसको कहा जाता है संहिताएं, और तीसरा जो है उसको कहा जाता है टीका ऑब्लिक भाष्य। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि धर्मसूत्र क्या है। तो धर्मसूत्र जो है, धर्मसूत्र क्या है, धर्मसूत्र जो है धर्म की विवेचना के कानून है, धार्मिक कानून या धार्मिक विवेचना। ठीक है, धर्मसूत्र क्या है, धर्म की विवेचना के कानून। ठीक है, या मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं तो आपको ध्यान रहे, धार्मिक कानून कि समाज से जो है धर्म, ब्राह्मणवादी रिलीजन क्या अपेक्षा कर रहा है सोसाइटी से, उससे संबंधित जो है उसने क्या बना दिए, आदर्श नियम बना दिए कि इस तरीके से जो है होना चाहिए। उसको हम क्या बोल देते हैं, धर्म सूत्र। ठीक है, संहिताएं क्या है, जैसे कि हम जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल है मनु संहिताएं। ठीक है, ये सारे एक्चुअल में ये चीजें क्या है, ये कानून नियम है समाज से संबंधित बनाए गए उस दौरान के। ठीक है, मनु संहिता हो गई, ठीक है, बृहस्पति संहिता हो गई, ठीक है, याज्ञवल्क्य संहिता हो गई। ये सब चीजें जो है क्या है, उस दौरान का सामाजिक इतिहास की हमें जानकारी देते हैं, सामाजिक इतिहास और उस दौरान का किस तरीके से अपेक्षा की जाती थी, नियम कानून किस तरीके से बनाए जाते थे, इन सब का वर्णन जो है हमें धर्म शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, तो धर्म शास्त्रों में का जो तीसरा पार्ट है वो टीका और भाष्य, कि जो धर्म सूत्र है और संहिताएं हैं इन पे लिखी गई क्या है, क्या है व्याख्या। की व्याख्या जो है शॉर्ट में किसी ने जो है मनु संहिता पे किसी ने क्या कर दी, एक कमेंट्री लिख दी। ठीक है, छोटा सा जो है उस पर व्याख्या कर दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीका और भाष्य। ठीक है, इन्हीं संहिताओं की या धर्म सूत्रों की क्या है व्याख्या जो है टीका और भाष्य जिसे कहा गया है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक, जब हम अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़ रहे थे श्रुति साहित्य में, तो हमने वहां पे देखा था कि वेदांग जो कि क्या कर रहे हैं, किसकी व्याख्या कर रहे हैं, वेदों की। तो वेदांग में हमने एक चीज देखा था, कल्प। कल्प क्या था, जो अनुष्ठान के बारे में बता रहा था, किस तरीके से अनुष्ठान होंगे, मतलब रिचुअल्स किस तरीके से होंगे। तो कल्प जो सूत्र है वो इसी धर्म सूत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र आपको क्या मैं बताऊं कि कल्प सूत्र के बारे में जो है हमें कहाँ देखने को मिला इससे पहले, वेदांग में। ठीक है, तो वेदांग जो है क्या है, जो कि क्या है, वेदों से संबंधित रचनाएं हैं जो वेदों को समझने में क्या सहायता देती हैं। कौन, वेदांग। और वेदांग का ही हिस्सा क्या है, कल्प। कल्प में क्या लिखा गया है, अनुष्ठानों के बारे में, वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या की गई है कल्प। तो कल्प ही जो है धार्मिक, जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, धर्मसूत्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो ये धार्मिक कानून है उसी से संबंधित जो है क्या है, कल्प सूत्र भी है।
बस आपको इतना सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आप जो है समझ चुके होंगे कि धर्मशास्त्र क्या है, टीका क्या है, ठीक है, संहिता क्या है, धर्मसूत्र क्या है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, सामाजिक आचरण के अलावा जो है हमें किस चीज की जानकारी देते हैं कि दीवानी और फौजदारी, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल लॉज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कानूनी नियमों मतलब इस तरीके भी आ जाएगी कि किसी ने क्या करी, कि चोरी, ठीक है, अपराध, उससे संबंधित जो है सजा है, इन सब चीजों की व्याख्या किसमें की जाती है, धर्मशास्त्रों में। अब धर्मशास्त्रों को अलग अलग कैटेगरी है कि जैसे मनु संहिता है, तो मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है आपको पता है कि मनु संहिता किस चीज से, सामाजिक ताना बाना बताती है, सामाजिक में समाज में किस तरीके से विवाह की परंपरा हो, ठीक है, किसी ने अपराध कर दिया तो उसको क्या दंड मिल सकता है, ठीक है, सोशल डिवीजन कैसे है, सामाजिक वर्गीकरण कैसा हो, किसी से क्या अपराध हो गया तो उसकी क्या सजा है, ठीक है। इन सब चीजों का मेंशन हमें देखने को मिलता है इन संहिताओं में। तो संहिता, धर्मसूत्र, टीका, भाषी, ये सब संबंधित किससे हैं, सामाजिक आचरण की व्याख्या, समाज का आचरण किस तरीके से रहे उससे संबंधित जो है रचनाएं जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलती, ठीक है। होपफुली ये आप चीज समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जो है हम एक आज का ये हम यहाँ पर समाप्त टॉपिक जो है खत्म करते हैं। हमने जो है ब्राह्मण साहित्य खत्म कर लिया है, उसमें श्रुति और स्मृति साहित्य जो हमने देख लिया है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है ये आपके क्वेश्चन बन सके, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बने। अब क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करने हम थोड़ा सा जो है दो चार क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो तरीका यही रहेगा कि हम जो पढ़ेंगे और उसके बाद जो है दो तीन क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने, आई होप कि आपको दिख रहे होंगे। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जब हम देखते हैं तो इसमें से साहित्यिक स्रोत कौन रहा है, ठीक है, लिटरेरी सोर्स। तो इसमें लिखा गया ऑप्शन है सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियां, औजार। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत कौन सा है, तो किस बारे में बात हो रही है, आपको बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, ये क्या है, सिक्के आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, नहीं। इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, नहीं, ठीक है। औजार टूल्स क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियां क्या होंगी, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन था। मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व्स टेक्स्ट लाइक वेदास, एपिक्स, पुराण, ठीक है। जैसे वेद जो है, पुराण है, महागाथाएं हैं, ये सब चीज क्या है, इसका हिस्सा है। अब हम थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच सोर्सेस इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्य पीरियड, ठीक है। मौर्य काल की राजनीतिक इतिहास की व्याख्या, राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, इसमें मौर्य पीरियड की। तो हमने जब हम पढ़ रहे थे क्या, जब हमने पहला लेक्चर अपना देखा होगा तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था धर्म साहित्य के अलावा गैर धार्मिक साहित्य। तो गैर धार्मिक साहित्य में हमने क्या देखा था, अर्थशास्त्र, ठीक। तो हो सकता देखिए अर्थशास्त्र जो है यहाँ पे मेंशन है। तो क्या ऋग्वेद, ऋग्वेद वेद से रिलेटेड नहीं। बुद्धिस्ट जातक कथाएं, बिल्कुल नहीं। संगम लिटरेचर, बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या बताता है, मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण, रिक्रिएशन ऑफ पास्ट जो है कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्य पीरियड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम जो है मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा,
पेयर द मैच जो है हमें क्या करना है, फॉलोइंग मैच करना है इन ऑप्शंस को, ठीक है। तो हिंदी में ये सवाल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि जो है मैच करना है, तो अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोका इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरी चीज जो है इसमें लिखी गई है क्वाइंस, ठीक है, अशोक का अभिलेख, मुद्रा, पुराण और वेद, ठीक है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास कौन बताता है, आर्थिक इतिहास कौन बताता है, मुद्रा, ठीक। धार्मिक इतिहास कौन बताता है, पुराण, वेद, क्वाइन या अशोक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोनों जो है हमारे पास क्या है, धार्मिक इतिहास है, पुराण और वेद, पर ज्यादा जो है हम रिलीजियस हिस्ट्री किस में देखेंगे, हम किसमें देखेंगे, हम रिलीजियस हिस्ट्री, ठीक है। और जो इसके अलावा जैसे हम देखेंगे तो फर्स्ट का जो हो जाएगा ए अशोका, अशोकन इंस्क्रिप्शन, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें क्या सॉरी पॉलिटिकल हिस्ट्री कौन बताएगा, अशोक का अभिलेख, ठीक है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको टैकल करने पड़ेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री कौन बताता है, मुद्रा, ठीक है, कॉइन्स। पॉलिटिकल हिस्ट्री कौन बताता है, अशोक का अभिलेख, ठीक। अब जो है हमारे पास जो है धार्मिक साहित्य, रिलीजियस हिस्ट्री और सांस्कृतिक साहित्य, तो अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सांस्कृतिक इतिहास और रिलीजियस इतिहास को कौन अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। तो जो कल्चरल हिस्ट्री है ये कौन बताता है, पुराणों में जो है हमें संस्कृति का विकास देखने को मिलता है, और जो है वेद जो है ब्राह्मणिकल धर्म से आधारित जो है क्या है, ग्रंथ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, A3 पॉलिटिकल हिस्ट्री, अशोका इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, B1 इकोनॉमिक हिस्ट्री, C4, ठीक है, पुराण जो है क्या बता रहा है, कल्चरल हिस्ट्री, और वेदास जो है क्या बता रहे हैं, धार्मिक इतिहास, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो है यही हमने अभी तक पढ़ा है कि कौन सा जो है आर्थिक इतिहास बता रहा है, कौन धार्मिक इतिहास, कौन कल्चरल हिस्ट्री, तो ऐसा ही सवाल जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, असर्शन और रीजनिंग, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लिखा गया है कि अभिकथन है, अभिलेख इतिहास के प्राथमिक स्रोत हैं, ठीक है। अभिलेख जो है, इंस्क्रिप्शन आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अभिलेख जो हैं इतिहास के प्राथमिक स्रोत हैं। दूसरा जो है वे पत्थर और धातुओं पर उत्कीर्णित होते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन वो किस पे होते हैं, उत्कीर्णित होते हैं, ये इसका रीजन है, ठीक। अब जो इसमें ऑप्शन आप देखोगे कि दोनों ए और आर जो है सही है, और आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है ए की, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं बट उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है, या ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, या ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो आप जो है बताओगे कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर है, कोशिश करिए, सवाल ये है आपके सामने, ठीक है। असर्शन है कि अभिलेख जो है इतिहास के प्राथमिक स्रोत हैं, बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन जो आप देखोगे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्राइमरी सोर्सेस क्या है प्राइमरी सोर्सेस, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन जो है प्राइमरी सोर्सेस है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि वे पत्थर और धातुओं पर उत्कीर्णित होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि या तो हमें जो है वो रॉक पे देखने को, पत्थरों पे लिखे हुए देखने को मिलेंगे, या फिर किसी धातु पर, तो दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। अब हमारे डिसाइड करना है कि दोनों कथन तो सही है, तो क्या ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है इसको। अब आप देखिए कि अभिलेख इतिहास का प्राथमिक स्रोत है क्योंकि वह पत्थर और धातुओं पर उत्कीर्ण होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों है वो प्राथमिक स्रोत, क्योंकि प्राथमिक स्रोत इसलिए है क्योंकि जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बेसिस पे जो है हमें किसी भी घटना की प्रारंभिक जानकारी देता है, पहला जो है एविडेंस जो है हमें वहीं से देखने को मिलता है, इसलिए वो प्राथमिक स्रोत है, ना कि इसलिए कि धातुओं पर उत्कीर्ण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ ए और आर जो है सही है, बट आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, होपफुली जो है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।